नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे MHI 3 इतिहास लेखन के पहले चैप्टर सामान्यकरण के बारे में। दोस्तों, जैसे कि शब्दों से ही पता चलता है, सामान्यकरण क्या होता है कि किसी भी चीज को एक सामान्य रूप प्रदान कर देना। अगर हम इतिहास लेखन के बारे में बात करें तो इतिहास में मिलने वाले तथ्यों को, जो कि तार्किक नहीं है, जो कि पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, उनको एक सरल रूप प्रदान करना, तार्किक बनाना और इस योग्य सामान्य रूप प्रदान करना कि वो अधिक से अधिक पाठकों को समझने योग्य बन सके। इतिहास को समझना आसान नहीं होता है। तथ्य जो मिलते हैं वो अधूरे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको सामान्य इंसान समझ नहीं सकता। इतिहासकार का यही कार्य होता है कि वो इतिहास में मिलने वाले तथ्यों को समझे, अध्ययन करे और उसको तार्किक तरीके से लॉजिकल रूप देते हुए उसको एक सामान्य रूप में ढाल सके। दोस्तों, एक इतिहासकार हुए हैं मार्क ब्लॉक। इनका समय अंतराल रहा है 1886 से 1944 तक। इनके बारे में छोटी सी दो बातें हमें याद रखनी चाहिए कि ये फ्रेंच आर्मी में एज ए कैप्टन कार्यरत थे और इनकी बहुत ही फेमस एक बुक इन्होंने लिखी थी, द हिस्टोरियंस क्राफ्ट। ये 1949 में पब्लिश हुई थी। हाँ, हालांकि 1944 में इनका निधन हो गया था, पर 1949 में जाके ये पब्लिश हुई थी। 1941 से 1942 तक इन्होंने ये बुक लिखी थी। इसके विषय में इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि जब एग्ज़ाम आते हैं तो उसमें इनका मेंशन करना आपके नंबर को बढ़ाता है। साथ ही साथ अगर आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी इन पे सवाल आते हैं। अब मार्क ब्लॉक ने सामान्यकरण के बारे में क्या कहा? मार्क ब्लॉक ने सामान्यकरण के बारे में कहा है कि इतिहासकार जो अपना कार्य करते हैं उसमें सामान्यकरण एक महत्वपूर्ण पहलू होता है और साथ ही साथ वो उनके व्यापार की रीति के रूप में कार्य करता है। अब व्यापार की रीति का मतलब क्या है? व्यापार की रीति का मतलब ये हो गया कि इतिहासकार जो हैं उनका व्यापार क्या है, उनका व्यवसाय क्या है? लेखन, इतिहास लेखन। इस इतिहास लेखन में ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, ये एक तरीके की रीति है जिसको अगर वो फॉलो नहीं करेंगे इतिहासकार, या जिसको ये अपने इतिहास लेखन के दौरान में इस प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे तो वो क्या होगा, अधिक से अधिक पाठकों तक नहीं पहुंच पाएगा। अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंचेगा तो इतिहासकारों का व्यवसाय बढ़ेगा, ऐसा मार्क ब्लॉक कहते हैं। सामान्यकरण बहुत ही सामान्य तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि कोई भी इतिहास में मिलने वाले तथ्यों को जब इतिहासकार सामान्य रूप से ढाल देता है, उसको समझने योग्य बना देता है, तो उसको हम सामान्यकरण मानते हैं। अब सामान्यकरण की तीन प्रक्रियाएं होती हैं या तीन प्रकार होते हैं। एक निम्न स्तरीय सामान्यकरण, मध्य स्तरीय सामान्यकरण और व्यापक स्तरीय सामान्यकरण। इसको थोड़ा सा समझते हैं। निम्न स्तरीय सामान्यकरण का मतलब क्या होता है? जब इतिहास में हमें जो तथ्य प्राप्त हुए हैं वो पूर्ण रूप से स्पष्ट ना किए जाएं इतिहासकारों द्वारा, यानी कि कोई किसी भी विषय में, जैसे मान लीजिए हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब कोई इतिहासकार लिखता है तो अगर वो केवल इतना बता रहा है या इतने इन्फॉर्मेशन देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है यहाँ पर प्राप्त हुई और उसका जो टाइम पीरियड था वो 2500 से 1750 BC तक का रहा है, तो ये एक निम्न स्तरीय सामान्यकरण माना जाएगा। दूसरा, मध्य स्तरीय सामान्यकरण क्या हो जाता है? जबकि निम्न स्तरीय सामान्यकरण के साथ साथ थोड़ी सी और स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाती है। मतलब कि आपको टाइम
जो समय अंतराल है, समय काल है, वो बताया जाता है। साथ ही साथ उसका कुछ एरिया बता दिया जाता है, जैसे कि ये जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो भारत में जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और इधर बलूचिस्तान इतने एरिया को कवर करते हुए इस सभ्यता ने विकास किया था। तो अगर हम इसकी इंफॉर्मेशन निम्न स्तरीय, इस इंफॉर्मेशन के साथ में इसको और ऐड कर देते हैं तो ये मध्य स्तरीय सामान्यकरण आ जाएगा। व्यापक स्तरीय सामान्यकरण में क्या होता है दोस्तों, जब इससे रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जब हम संपूर्ण मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देते हैं, पूरे तरीके से उसको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, उसका सोशल स्ट्रक्चर क्या था, वहाँ पर कानूनी व्यवस्था कैसी थी, वहाँ पर लोगों का रहन सहन कैसे था, लोग और ये प्रजाति या ये जाति कहाँ से कहाँ तक फैली और कितना इसने विकास किया, एक एक बिंदुओं को जब खोल खोल के समझा दिया जाता है तो एक सामान्य व्यक्ति भी जब उसको पढ़ता है तो उसको बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आने लगता है और उसी को व्यापक स्तरीय सामान्यकरण के रूप में समझते हैं। आगे हम बात करेंगे सामान्यकरण जो होता है उसमें कई तरीके की आलोचनाएं की गई थी इतिहासकारों के द्वारा, उसको समझेंगे। साथ ही साथ जो सामान्यकरण है इसकी भूमिका क्या है इतिहास लेखन में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सामान्यकरण में आलोचना, भूमिका और स्रोत के बारे में। सामान्यकरण की कई इतिहासकारों ने आलोचना की है। उनके आलोचना जो भी उन्होंने की है उसके मुख्यतः दो ही बिंदु रहा करते थे। पहला कि सामान्यकरण करने के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान जो भी मूलभूत तथ्य रहते हैं, जो मूलभूत डाटा मिलते हैं जिसमें इतिहासकार इतिहास लेखन को अंजाम देता है या लिखता है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं। कोई भी डाटा मिलता है जो पुराना होता है उसको इतिहासकार उसको समझता है, उसको देखता है, उसका अध्ययन करता है और फिर जब उसको लिखने की प्रक्रिया में लाता है तो जो मूल तथ्य थे वो खत्म हो जाते हैं, ऐसा कई इतिहासकारों का मानना है। इसलिए उन्होंने सामान्यकरण की आलोचना की है। दूसरा तथ्य उनका ये रहता है कि जो भी इतिहासकार इतिहास लेखन में सामान्यकरण की प्रक्रिया को अपने इतिहास लेखन में लाता है तो वो पूर्व निर्धारित थ्योरी या कहानी से प्रभावित हो जाती है। कोई भी इतिहासकार जब किसी तथ्य को लेके जब समझने की कोशिश करता है और जब उसके ऊपर निष्कर्ष निकालता है तो कहीं ना कहीं वो उसकी अपनी निजी जो थ्योरी है या निजी जो कहानी वो गढ़ रहा होता है उस इतिहास को लिखने के दौरान, वो उससे प्रभावित हो जाती है। जो एक्चुअल इतिहास लेखन में होना चाहिए वो निकल के शायद नहीं आ पाता, ऐसा कई इतिहासकारों का मानना है। इसलिए उन्होंने सामान्यकरण की आलोचना की है। अब हम बात करते हैं सामान्यकरण की भूमिका। इतिहास लेखन में सामान्यकरण की भूमिका क्या है, रोल क्या है। इतिहास लेखन में सामान्यकरण जो है उसमें सबसे पहला रोल जो आता है कि सामान्यकरण में ये तथ्यों का संयोजन करता है। तथ्यों का संयोजन होता है, इसमें तथ्य को इकट्ठा किया जाता है, हर एक छोटे से छोटे तथ्य को बड़े से बड़े डाटा को कलेक्ट करके इकट्ठा किया जाता है। दूसरा, फिर उसको कालक्रम जो भी उसका समय होता है हर तथ्य का, इसका ये समय है, इसका ये समय है, इसका ये समय है, कार्बन डेटिंग से या अदर जो भी वैज्ञानिक तरीके हैं उनसे उनका जो भी समय रहा है उसके अनुसार उसको एक बद्ध किया जाता है। फिर उसको समझते हुए उसका जो अस्पष्ट रूप है उसको स्पष्ट रूप में लाने का प्रयास किया जाता है और उसको जब उसका स्पष्ट रूप थोड़ा सा मिल जाता है तो उसका विस्तार में वर्णन किया जाता है, उसका विस्तार रूप किया जाता है, उसको और खोल के और समझने योग्य बनाने की कोशिश की जाती है। और जब उसका वर्णन हो जाता है तो उसको लॉजिकली उसको
समझने के हिसाब से लिखा जाता है, समझा जाता है, उसको तार्किक रूप दिया जाता है। तार्किक रूप जब मिल जाता है तो उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, हर तथ्य का निष्कर्ष निकलता है। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका है सामान्यकरण की कि वो इसी प्रक्रिया के फॉलो करते हुए निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं और अंतिम अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंच पाते हैं। जो इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य है कि वो अधिक से अधिक इतिहास का जो भी विषय है वो अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंचे। अब हम बात करते हैं स्रोत। सामान्यकरण करते टाइम, सामान्यकरण जब कोई इतिहासकार करता है तो उसको स्रोत कहाँ से मिलते हैं, उसको मुख्यतः 3 स्रोत होते हैं। पहला, जो भी विषय सामान्यकरण करने के दौरान, इतिहास लेखन के दौरान जो भी विषय चुना गया है उस पे जो पिछला लेखन हुआ है वो महत्वपूर्ण एक स्रोत माना जाता है। जो भी पिछला लेखन किया गया है वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। दूसरा, जो भी विषय है या इतिहास में जो भी तथ्य है उससे रिलेटेड जो भी व्यवहार रहे हैं, या रोटी बेटी एक कहावत के तौर पे भी कहा जाता है कि वो संबंध रहते हैं, जीवन शैली रहती है, उसके द्वारा व्यवहार रहता है, रीति रिवाज रहते हैं, शादी ब्याह की जो चीज़ें रहती हैं उसके द्वारा भी कई सारे तथ्य निकल कर आते हैं जो सामान्यकरण की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं। तीसरा जो स्रोत इतिहासकारों को मिलता है वो 3 अपने जो इतिहासकार हुए हैं, कार्ल मार्क्स जो कि सभी जानते हैं कि जर्मन फिलोसोफर थे, और दूसरे वेबर और फ्राइड। वेबर भी जर्मन ही इतिहासकार थे। तो इनके द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं, जो जानकारियां हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो भी इनके द्वारा लिखा गया इतिहास है वो एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है सामान्यकरण में। आगे हम बात करेंगे सामान्यकरण में जो सामान्यकरण की क्षमता होती है, सामान्यकरण करने की व्यक्तिगत क्षमता को कैसे सुधारें। इतिहासकार अपनी व्यक्तिगत क्षमता को कैसे सुधार सकता है, ऐसे कौन से बिंदु हैं जिससे कि सामान्यकरण करने के लिए जो उसकी व्यक्तिगत क्षमता है उसमें वृद्धि हो। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, आइए जानते हैं। पहला, विचार व तथ्यों को अर्जित करें। जो भी विचार हैं, हिस्टोरियंस के, इतिहासकारों के विचार हैं, या जितने भी तथ्य होते हैं या बुक्स होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करें अपने पास। 100% उसको समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ा और समझने की कोशिश नहीं की, 100% उसको समझे। जितना ज़्यादा आप तथ्यों को, डाटास को अपने पास अर्जित करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आपकी व्यक्तिगत क्षमता सामान्यकरण की विकसित होगी। दूसरा, जितने भी आप जब भी कोई भी तथ्य को समझते हैं तो उसको लॉजिकल बिंदु तक पहुंचने की कोशिश करिए, तार्किक बनाइए उसको। तीसरा पॉइंट है, जब हमारा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इतिहास लेखन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि इतिहास के बारे में अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंचने का प्रयास किया जाए। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है भाषा। आपकी भाषा का विकास होना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छी, जितनी उच्च कोटि की भाषा आपकी होगी, भाषा शैली होगी, उतना आपकी सामान्यकरण की जो क्षमता है, व्यक्तिगत क्षमता, ये विकसित होगी। चौथा पॉइंट है कि अधिक से अधिक विषयों में चर्चा करें, अपने परिवार में, दोस्तों में, अध्यापकों से डिस्कस करें। पांचवा, कि आपके जो पढ़ने की, समझने की जो शैली है वो केवल ऐसी ना हो कि हाँ आलोचनात्मक ना हो या तुलनात्मक ना हो। आपको बहुत ज़रूरी है कि आलोचनात्मक भी हो और तुलनात्मक भी हो, तभी सामान्यकरण जो सही तरीके से आप कर पाएंगे। छठा पॉइंट है जीवन अध्ययन। जो भी, कोई भी इतिहास हो वो कहीं ना कहीं जीवन से प्रभावित है, जीवन के हर पहलुओं से प्रभावित होता है।
कहीं ना कहीं जीवन का अंश उसमें नज़र आता ही है। और जब जितना ज़्यादा आप जीवन को समझ पाएंगे, समाज को समझ पाएंगे, इतिहास को समझना उतना ही आसान होगा। 7वां पॉइंट है, किसी भी इतिहासकार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो वर्तमान में जब वो जी रहा है, अगर आज हम जी रहे हैं तो आज का हमें जानकारी, अध्ययन 100% होना चाहिए। तभी हम इतिहास में मिलने वाले डाटाओं का ठीक से अध्ययन कर पाएंगे, क्योंकि अध्ययन तभी हो पाएगा जब हमें आज का संपूर्ण ज्ञान हो, तब हम इतिहास के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके सामान्यकरण करने की व्यक्तिगत क्षमता में सुधार लाते हैं। सामान्यकरण का जो विषय है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी समस्या हो, डाउट हो, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो ठीक लगी हो, कुछ समझने में आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मोटिवेट करिए, ताकि मैं आगे भी इस MHI 3 के सारे विषयों के बारे में आपको आसानी से समझा सकूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।